everyone, welcome back to my channel. Today I am going to start second part of the chapter 8 winds, storm and cyclone. तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था एयर क्या होती है, विंड क्या होती है और एयर की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था। जैसे कि एयर जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और एयर जो है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे मूव करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे 8.4 दैट इज विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। Uneven heating between the equators and the poles. You might have learnt in geography that region close to the equator get maximum heat from the sun. देखिए आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा है कि जो रीजन हमारे इक्वेटर से बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, उसके नज़दीक होता है, वो हमेशा सन के नज़दीक होता है और वहाँ वाला जो भाग होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। ये देखिए इस ग्लोब में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा इक्वेटर लाइन क्या होती है। इसकी जो मिडिल वाली लाइन है ये होती है इक्वेटर और ये जो होता है ये वाला एरिया जो होता है ये बहुत ज़्यादा सन के नज़दीक होने के कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी बनी होती है। द एयर इन दीज रीजन गेट वार्म्स और यहाँ की जो एयर होती है वो भी वार्म रहती है। द वार्म एयर राइज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द रीजन in the 0 to 30 degree latitude belt on the either side of the equator moves in। और देखिए ये जो गर्म हवा होती है ये ऊपर उठ जाती है और ठंडी हवा जो होती है वो 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट से और पास आ जाती है। मतलब जो यहाँ की जो गर्म हवा होती है इक्वेटर के बीच में, जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि इक्वेटर है, इक्वेटर के बीच में जो गर्म हवा होती है ये गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है। हल्की होने के कारण क्या होती है ये ऊपर उठ जाती है और 0 to 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट के पास अदर साइड से आसपास से हवा आ जाती है। मतलब नॉर्थ और साउथ वाले पार्ट से हवा यहाँ पे अंदर आ जाती है। These wind blow from the north and the south toward the equator. At the poles, the air is colder than that at latitude about 60 degree. The warm air at these latitude rise up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place. In this way, wind circulation is set up from the pole to warmer latitude as shown in figure 8.8। देखिए ये जो विंड होती है वो ब्लो करती है नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर की ओर आ जाती है और पोल्स पे हवा ठंडी होती है तो और वार्म एयर जो है वो ऊपर उठने लगती है और पोल्स की जो ठंडी हवा है वो इस तरफ आ जाती है। इस तरीके से जो विंड सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। द विंड्स वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। विंड जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्लो करती है, नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ। A change in direction is however caused by the rotation of the earth और इस चेंज में मतलब इसमें जो डायरेक्शन का जो चेंजेस होता है वो किसके कारण होता है, हमारे अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। मतलब जो विंड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ब्लो तो करती है लेकिन जो उसकी जो आती कहाँ से है, डायरेक्शन क्या है, तो वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ टू साउथ या फिर साउथ टू नॉर्थ होता है। तो इस तरीके से होता है अनइवन हीटिंग इक्वेटर और पोल्स के बीच। अब हम लोग देखेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। अनइवन हीटिंग किस तरीके से लैंड और वाटर पे होती है। यू हैव रेड अबाउट द सी ब्रिजेस एंड द लैंड ब्रिजेस इन द चैप्टर 4। आप लोगों ने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ा है। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड द मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियंस। देखिए क्या होता है, समर के टाइम पे जब गर्मियाँ रहती हैं तब उस टाइम पे क्या होता है, जो इक्वेटर वाला जो पार्ट है, रीजन है, तो वो लैंड में क्या होता है, बहुत इक्वेटर के पास का जो लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है
और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है ड्यू टू कंपेरिजन टू द वाटर इन द ओशियंस। मतलब कहने का ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि अधिकतम टाइम क्या होता है, जो लैंड का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है वाटर के टेम्परेचर से। द एयर ओवर द लैंड गेट हीट्स एंड राइज, और जो लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो बहुत जल्दी हीट हो जाती है और हीट होने के बाद ऊपर उठ जाती है। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशियंस टूवर्ड टू द लैंड, दीज आर मानसून विंड्स। और जो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो हॉट होके राइज हुई, जिसके कारण क्या हुआ, विंड फ्लो करने लगती है ओशियन से लैंड की ओर, और यही इसको क्या बोला जाता है, मानसून विंड्स बोला जाता है। द वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड्स मौसम विच मीन्स सीजन। और देखिए यहाँ पे जो मानसून वर्ड है वो बताया जा रहा है कि कहाँ से आया। तो मानसून वर्ड कहाँ से आया, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, मौसम, और मतलब मौसम से लिया गया है और जिसका मतलब होता है सीजन। इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट रिवर्स, और विंटर पे क्या होता है, जो विंड फ्लो होने का जो डायरेक्शन होता है वो रिवर्स हो जाता है। जैसे अभी समर पे जिस तरीके से बताया गया कि जो विंड है वो कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, ओशियन से लैंड, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है, इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियंस। द विंड फ्रॉम द ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, इट इज़ द पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। और जो विंड है वो ओशियन से वाटर को लेकर आती है, कैरी करती है, जिससे बारिश स्टार्ट हो जाती है, और ये वाटर साइकिल का पार्ट होता है। द मानसून विंड कैरी वाटर एंड इट्स रेन्स कुड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। और जो क्लाउड होता है इस तरीके से बारिश लाता है और हम लोग खुशी महसूस करते हैं। फार्मर इन द आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट, जो हमारे कंट्री के फार्मर्स होते हैं वो रेन पर ही डिपेंडेंट रहते हैं अपने खेती किसानी के लिए। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद द क्लाउड एंड रेन, तो इस तरीके से बहुत सारे फोक सॉन्ग भी बनाए गए हैं क्लाउड और रेन पे। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हेयर इज़ वन ऑफ और यू, तो यहाँ पे एक सॉन्ग दिया गया है, ये इसको आप पढ़िए और इन्जॉय करिए। फिर यहाँ पे वही सब बताया जा रहा है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स, देखिए थंडरस्टॉर्म क्या होता है, जो भयंकर तूफान होता है उसी को ही थंडरस्टॉर्म बोला जाता है। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया लाइक इंडिया वेरी फ्रिक्वेंटली। तो देखिए थंडरस्टॉर्म कहाँ डेवलप होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिड एरिया होता है। ह्यूमिड एरिया मतलब होता है, ह्यूमिड मतलब होता है हवा में नमी का होना, और हॉट एरिया होता है ट्रॉपिकल एरिया, तो वहाँ पे थंडरस्टॉर्म हमेशा आते रहते हैं। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स, these winds carry water droplet upward where they freeze and fall down again. The swift movement of the falling water droplet along with the rising air create lighting and sound. It is this event that we call a thunderstorm. देखिए थंडरस्टॉर्म कहाँ होता है, ये हमेशा ट्रॉपिकल एरिया पे ही होता है और जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड होता है। देखिए होता क्या है, जब हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा जो है वो ऊपर की ओर बहने लगती है, और हवा अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को ऊपर ले जाती है, क्योंकि हवा में ह्यूमिड होती है। हवा में पानी बर्फ़ के टुकड़ों में बदल जाता है, और ये बर्फ़ के टुकड़े जब आपस में टकराते हैं तो आवाज़ आती है और वही थंडरस्टॉर्म कहलाता है। तो इस तरीके से थंडरस्टॉर्म की प्रोसेस होती है, और जो आवाज़ आती है वो इसलिए आती है कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो आपस में टकराने लगते हैं, जिससे कि आवाज़ आती है। यू विल रीड अबाउट लाइटिंग इन द हायर क्लासेस, आप इसको हायर क्लासेस में और अच्छी तरीके से पढ़ोगे। यहाँ पे अभी शॉर्ट पे बताया गया है, हायर क्लासेस में आप इसको डिटेल से पढ़ोगे। नेक्स्ट है साइक्लोन, हाउ आ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। थंडरस्टॉर्म जो है वो साइक्लोन कैसे बन जाता है। यू नो दैट वाटर रिक्वायर हीट व्हेन इट्स चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट, आप लोग अच्छे से जानते हो कि वाटर को हीट रिक्वायर होती है जब वो लिक्विड से वेपर में बदलता है। मतलब जब हम लोग वाटर को गर्म करते हैं तभी तो वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंस इनटू लिक्विड, कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। और जो भाप है वो जब दोबारा से पानी बनती है तो क्या हीट निकलती है,
हाँ, ऐसा होता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर when water vapor change back to liquid form as raindrop. This heat is released to the atmosphere. The heat released to the atmosphere warm the around. The air tends to rise and causes a drop in pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. The chain of event end with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it. It is this weather condition that we call a cyclone. देखिए, बादल के बनने से पहले, मतलब जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाता उसके पहले क्या होता है, जो वाटर होता है एटमॉस्फेयर से हीट लेता है जिससे वो वेपर में बन जाए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं तभी वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये एटमॉस्फेयर से हीट लेगा और भाप से क्या करेगा, जब वेपर बन जाएगा, मतलब हीट लिया और वेपर में कन्वर्ट हो गया। और इसके बाद जब भाप से फिर से पानी बनता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, तो क्या होता है, हीट निकल जाती है और इस हीट से एटमॉस्फेयर जो होता है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि एयर गर्म होने से क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है और प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। सेंटर में ज़्यादा से ज़्यादा एयर आ जाती है और ये जो प्रोसेस है वो बार बार चलती है। जब ये प्रोसेस बार बार ऐसे चलती रहती है, मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर से हीट लिया वाटर वेपर बनने के लिए, वेपर से फिर से कन्वर्ट हो गया पानी में, तो हीट हमारे एटमॉस्फेयर पे हो गई। तो ये प्रोसेस जब बार बार चलती रहती है तो एक सिस्टम बन जाता है और हाई विंड स्पीड और लो प्रेशर के कारण जो होता है वो साइक्लोन बन जाता है। और इसका सेंटर में मतलब जो होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एयर जो होती है वो सेंटर पे बन जाती है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है। अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स। तो देखिए, साइक्लोन के कारण क्या डिस्ट्रक्शंस होता है उसको हम लोग देखेंगे। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव। साइक्लोन जो होता है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टूवर्ड द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज 100 of kilometer away. These are the first indication of an approaching cyclone. The water waves produced by the wind are so powerful that a person cannot overcome them. देखिए, क्या होता है, जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होते हैं वो पानी को किनारों पे यानी कि शोर पे फेंकने लगता है। जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज स्पीड से जो विंड चलती है, तो वो समुद्र में से पानी को किनारों तक फेंकने लगती है जहाँ पे लोग रहते हैं। भले ही स्टॉर्म बहुत दूर हो, लेकिन उसके पहले भी ऐसा होता है और ये एक इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन आने वाला है। वाटर वेव्स इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी इससे नहीं बच सकता है। The low pressure in the eye lift water surface in the center. The rising water may be as high as 3 to 12 meters. Figure 8.13. It appears like a water wall moving toward the shore. As a result, the sea water enters the low-lying coastal area, causing severe loss of the life and property. It also reduces the fertility of the soil. देखिए, और ये जो होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। इसकी हाइट 3 से 12 मीटर तक हो सकती है। आप समझ लीजिए कि कितना ऊंचा होता है इसकी हाइट। और ऐसा लगता है जैसा कि वाटर से बनी एक वॉल है जो कि शोर तक मूव कर रही है। इससे ये होता है कि सी वाटर कोस्ट एरिया पे एंटर कर जाता है। कोस्टल एरिया किसको बोला जाता है, जो सी के किनारे किनारे का एरिया होता है उसे कोस्टल एरिया बोला जाता है। और इससे बहुत ज़्यादा रिड्यूस लॉस होता है, लाइफ की लॉस होता है, प्रॉपर्टी का लॉस होता है और यहाँ तक कि सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो जाती है। कॉन्टिन्यूस हैविंग रेनफॉल में फर्दर वॉन्ट्स एंड द फ्लड सिचुएशन। और कॉन्टिन्यूसली जो हैवी रेनफॉल होती है जिसके कारण बहुत बुरी हालत हो जाती है, फ्लड टाइप की सिचुएशंस आ जाती है। High speed wind accompanying a cyclone can damage house, telephones and other communication system, tree etc. causing tremendous loss of life and property. और जो हाई स्पीड विंड के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाउस, टेलीफोन्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्री वगैरह का बहुत ज़्यादा नुकसान हमको नुकसान जो हमें झेलना पड़ता है। इससे हमारी लाइफ, वहाँ पे जो लोग रहते हैं,
उनके घर, उनकी लाइफ, सब कुछ पूरी तहस नहस हो जाती है। इतना भयानक होता है ये हमारे लिए साइक्लोन। अ साइक्लोन इज नोन बाय, अब हम लोग ब्लू बॉक्स पे देखेंगे, a cyclone is known by the different names in different parts of the world। देखिए जो साइक्लोन होते हैं वो कई नाम से जाने जाते हैं, हमारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में उसके अलग अलग नेम होते हैं। इट इज कॉल्ड अ हेरिकेन इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हेरिकेन के नाम से जाना जाता है। इन फिलीपींस एंड जापान इट इज कॉल्ड टाइफोन, तो फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। टोर्नेडोज in our country they are not very frequent। A tornado is a dark funnel shaped cloud that reaches from the sky to the ground। देखिए टोर्नेडो क्या होते हैं, टोर्नेडो जो होता है एक डार्क फनल शेप का एक क्लाउड होता है जो कि स्काई से ग्राउंड में पहुंच जाता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक। अ वायलेंट टोर्नेडो कैन ट्रेवल एट स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर्स। टोर्नेडो में फॉर्म विद इन द साइक्लोन्स। जो टोर्नेडो की स्पीड होती है वो 300 किलोमीटर पर आवर्स होती है। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, लेकिन जो वायलेंट टोर्नेडो होती है उसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर होती है। अब देखिए जो टोर्नेडो होते हैं वो साइक्लोन के अंदर ही बनते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू द साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। देखिए जो हमारे इंडिया के जितने भी कोस्ट लाइन होते हैं वहाँ पे साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आते हैं, स्पेशली ईस्ट कोस्ट पे। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स बोथ इन टर्म ऑफ इंटेंसिटी एंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साइक्लोन। और हमारे इंडिया के वेस्ट साइड में इतने भी ये जो साइक्लोन्स होते हैं इतने ज़्यादा नहीं आते हैं, बट ईस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा ही ये आते हैं। तो ये तो रहे हमारे साइक्लोन्स, जिसको हम लोग अलग अलग नाम से हर जगह बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। अब हमको क्या क्या सेफ्टी के लिए अपने क्या क्या अपनाना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। देखिए साइक्लोन से बचने के लिए वार्निंग सिस्टम लगाए जाने चाहिए। रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट्स, फिशरमैन, फिशेस एंड द जनरल पब्लिक। रैपिड कम्युनिकेशन यानी कि पहले से ही लोगों को बता दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट एजेंसी, पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप्स और जितने भी जनरल पब्लिक हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहले से ही दे दी जानी चाहिए कि यहाँ पे साइक्लोन आने वाले हैं, जिससे कि वहाँ के लोग जो हैं वो पहले से ही अलर्ट हो जाएं। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन्स एरिया एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फॉस्ट टू द सेफर प्लेसेस। देखिए साइक्लोन शेल्टर्स बनाए जाने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ पे साइक्लोन बहुत आता है, जिससे कि साइक्लोन आने पर लोगों को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाए। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल। अब देखिए लोगों के द्वारा क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। We should not ignore the warning issued by the meteorological department through TV, रेडियो और न्यूज़पेपर। हम लोगों को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है टीवी रेडियो पे, जो भी वार्निंग आती है उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू द शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड व्हीकल एक्सेट्रा टू सेफर प्लेसेस। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपने नेसेसरी अरेंजमेंट पहले से रखने चाहिए, जिससे कि साइक्लोन आने पे हम लोग आसानी से अपने सामान को, अपने डोमेस्टिक एनिमल्स, व्हीकल इनको शिफ्ट कर सकें। अवॉइड ड्राइविंग ऑन द रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड मे हैव डैमेज द रोड। हमें रोड पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर। हम लोगों को जितने भी इमरजेंसी नंबर्स होते हैं उनको याद रखना चाहिए, जैसे कि पुलिस, फायर ब्रिगेड, मेडिकल सेंटर, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन पड़ने पे हम जल्दी ही उन सब चीज़ों से निजात पा सकें। Some other precautions if you are staying in a cyclone hit area। यदि आप लोग साइक्लोन हिट एरिया पे हैं तो आपको क्या करना चाहिए वो यहाँ पे बताया जा रहा है। Do not drink water that could be contaminated, always store drinking water for emergency। हम लोगों को वहाँ पे ऐसे ही बाहर का पानी नहीं पीना चाहिए और वाटर को इमरजेंसी स्टोर करके रखना चाहिए, उसको ही यूज करना चाहिए। Do not touch
वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइंस, हम लोगों को गीले स्विच और पावर लाइंस को टच नहीं करना चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, हमें ऐसे ही बिना मतलब को फालतू में रोड में नहीं घूमना चाहिए। डू नॉट प्रेशराइज द रिड्यूस फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स, जो हमारे रेस्क्यू फोर्स होते हैं, रेस्क्यू फोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जल्दी में पढ़ दिया, जितने भी रेस्क्यू फोर्स होते हैं उनसे हम लोगों को अननेसेसरी डिमांड्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्प के लिए वहाँ पे लगे होते हैं। तो रेस्क्यू फोर्स जो हमारी मदद के लिए होते हैं उनसे हमें फालतू की डिमांड नहीं करनी चाहिए। कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, हमें अपने नेबर और फ्रेंड्स के साथ कोऑपरेट करके रहना चाहिए। अब है एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प, तो क्या एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी हेल्प के लिए होती है। दिस डे वी आर बेटर प्रोटेक्टेड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी, कोस्टल रेसिडेंट मे हैव हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर और इवैक्यूएट देयर होम्स फ्रॉम ऑन अनकमिंग साइक्लोन। देखिए पहले की अपेक्षा हमारे देश में बहुत सारी ऐसी सुविधा हो गई है जो कि पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई हैं लास्ट सेंचुरी की अपेक्षा। आजकल जितने भी कोस्टल एरिया हैं वो पहले से ही सब प्रिपेयर रहती हैं। द वर्ल्ड टुडे इज़ वेरी डिफरेंट थैंक्स टू सैटेलाइट एंड रेडार्स। साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड storms and a cyclone warning is issued 24 hours in advance। जितने भी सैटेलाइट और रेडार, साइक्लोन अलर्ट, साइक्लोन वॉच होते हैं जो कि हमें पहले से अलर्ट कर देते हैं, आज के समय पे ये सारी चीज़ें डेवलप हैं, उन्हें थैंक्स कहना चाहिए, जो कि हमें पहले से ही एडवांस में इंफॉर्मेशन कर देते हैं कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर। तो जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, जिससे कि हमें पहले से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए और हम लोग वहाँ से, उस स्थान से जहाँ पे साइक्लोन आने वाले हैं वहाँ से हट जाएं। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपको चैप्टर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू सो मच।